हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखरानिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम हमारा डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा जिसमें कि क्लब फंजाई आते हैं उसको करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ज़ाइलेरिया, पेजिजा, मोरचेला और फ्यूजेरियम इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइकोटा। और हाँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइकोटा मींस क्लब फंजाई। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, इजीली याद रहेगा। डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये हाइफी के, जैसे ये हाइफी है, ठीक है, ये हाइफी है। इस हाइफी का जो टर्मिनल पॉइंट होगा, बिल्कुल टिप, टर्मिनल जो सेल होगी वहां पर ये बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिडियम और बेसिडियम सिमिलर प्लूरल। ठीक है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो बेसिडियोकार्प कहलाती है। ठीक है, ये देखो शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बेसिडियोकार्प। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो है व्हाइट कलर में ये स्टेराइल हाइफी है। ठीक है, ये जो नजर आ रहे हैं ये ऐसे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारे मेच्योर एसाइज हैं। यहाँ पर मियोटिक डिवीजन के थ्रू एसाइज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिडियोकार्प की स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ पर ये है कि जितने भी पैथोजेनिक फंजाई होते हैं बेसिडियोकार्प के, बेसिडियो माइसिटीज के या फिर बेसिडियोमाइकोटा के, उनके अंदर बेसिडियोकार्प एब्सेंट होता है। मतलब जो पैथोजेनिक बिहेवियर रखेंगे, जो पैथोजेनिक फंजाई होंगे बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स, उनके अंदर बेसिडियोकार्प नहीं होगा। ठीक है, माइसीलियम एज यूजुअल वेल डेवलप्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा। और उसमें सेप्टा कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के, एक तो नॉर्मल सेप्टा और दूसरा डोलीपोर सेप्टा। अगर आप नॉर्मल और डोलीपोर सेप्टा के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो आप शॉर्ट वीडियोस में देख लीजिएगा, वहां पर मैंने समझाया है कि नॉर्मल सेप्टा कैसे होता है और डोलीपोर सेप्टा कैसे होता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेप्टा होता है वो हमारे रस्ट और स्मट इन फंजाई में मिलता है। मतलब जो पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनके अंदर नॉर्मल सेप्टा होगा। ठीक है, रस्ट कौन कॉज करता है? यूरिनिडेल्स के मेंबर्स। और स्मट कौन करता है? अस्टिलैगिनेल्स के अंदर। ठीक है, माइसीलियम जो होता है बेसिडियोमाइकोटा का, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस। चलिए वो देखते हैं कैसे होगा। देखो ये है हमारा बेसिडियोस्पोर। ठीक है, इस बेसिडियोस्पोर से सबसे पहले क्या बना? एक माइसीलियम डेवलप हुआ स्पोर के जर्मिनेशन के बाद में। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद में एक ऐसे ये माइसीलियम बना। ठीक है, इसको जो जर्मिनेशन के एकदम बाद जो माइसीलियम बनता है उसको प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, इस प्राइमरी माइसीलियम से जो और माइसीलियम बनेंगे उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी माइसीलियम। ऐसे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंड से सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये होगा ऐसे, ये जो है ये है सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, अब इस सेकेंडरी माइसीलियम से यहां पर क्लैंप कनेक्शन बनेगा। ठीक है, क्या होगा? पहले तो ये दोनों माइसीलियम आए, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद में हमारे पास एक माइसीलियम आएगा, जो जिसके अंदर की 2 तरीके के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये दो पिरामिड अलग अलग थे ना, उनको दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा हो जाने के बाद में अब यहाँ पर क्लैंप कनेक्शन बनेगा। ठीक है,
क्लैम्प, ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर कि ये डाइकैरियोटिक बन गया है ना, जैसे कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, इस तरीके की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। ये वाला जो माइसीलियम है कैसा है, सेकेंडरी माइसीलियम, इसको हेट्रोकैरियोन भी कहते हैं। ठीक है, कब बनता है सेकेंडरी माइसीलियम, 2 प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूज करने से। ठीक है, ये क्या करते हैं फिर एक दूसरे को न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देता है ना। और न्यूक्लियस कैसे ट्रांसफर होता है, बाय द क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे ट्रांसफर होता है, बाय द क्लैंप कनेक्शन। न्यूक्लियस कैसे ट्रांसफर होता है, बाय द क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, क्लैंप कनेक्शन के बाद में जो हमारा ये सेकेंडरी माइसीलियम बन गया, इससे अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और इससे जो हमारा माइसीलियम बनेगा, ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा टर्शरी माइसीलियम होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, टर्शरी माइसीलियम होगा। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरीके के माइसीलियम हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो प्राइमरी माइसीलियम कौन सा होता है, प्राइमरी माइसीलियम वो होता है जब बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करता है, और जब जर्मिनेट कर रहा है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसा है, यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, और हैप्लॉइड। ठीक है, जो माइसीलियम है वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ठीक है, और ये इस स्टेज को हम यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये ऐसे ऐसे यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और सेप्टा बना हुआ है, सेप्टेट है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, सेप्टेट है, और इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड। तो इस तरीके के माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, जो कि बेसिडियोस्पोर के जस्ट जर्मिनेट होने के बाद में बनता है। ठीक है, अब जब 2 प्राइमरी माइसीलियम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, डाइकैरियोटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहीं के थ्रू, क्लैंप कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, और इससे जो माइसीलियम डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, यहाँ पर डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, यहाँ पर हैप्लॉइड और यहाँ पर डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, अब डाइकैरियोटिक स्टेज हो जाने के बाद में, सेकेंडरी माइसीलियम बन जाने के बाद में, जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है ये बेसिडियो कार्प बनाता है। क्या बनाता है, बेसिडियो कार्प। और ये जो बेसिडियो कार्प बनाने वाला जो माइसीलियम होता है, ठीक है, ये कौन सी स्टेज होती है, ये स्टेज होती है टर्शियरी माइसीलियम वाली स्टेज। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बेसिडियो माइकोटा के मेंबर में 3 तरीके का माइसीलियम होता है। एक जो बेसिडियो स्पोर के जस्ट जर्मिनेशन के बाद बनती है हैप्लॉइड सेप्टेट सेल्स की, वो प्राइमरी माइसीलियम होता है। उसके बाद में जो माइसीलियम होता है वो फ्यूज करके क्लैंप कनेक्शन के थ्रू डाइकैरियोटिक स्टेज में डेवलप होता है, उसको सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। और सेकेंडरी माइसीलियम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बेसिडियो कार्प को बनाता है, उसको हम टर्शरी माइसीलियम कहते हैं। इसमें 3 तरीके का माइसीलियम हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं सेल डिवीजन इन बेसिडियो माइकोटा के मेंबर में या फिर बेसिडियो माइसीटियम। ये जो स्टेज है सेल डिवीजन जो है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं फिनोमेना ऑफ क्लैंप कनेक्शन। क्या बोलते हैं, फिनोमेना ऑफ क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन इसमें कैसे होता है, देखो जैसे कि ये हमारी सेल है, ठीक है, ये डाइकैरियोटिक सेल है, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर हो गया माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में ये और ये, तो यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस ऐसे आ जाएंगे, ये 2 न्यूक्लियस ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर क्लैंप कनेक्शन होगा। क्लैंप कनेक्शन होगा कैसे, ऐसे, ये सेल ऐसे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक, ये एक, यहाँ पर ये और ये। ठीक है,
ये जो सेल होगी जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये जो सेकंड सेल है ये हमारी ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, जो कि टर्मिनल डाइकैरियोटिक सेल बना रही है। जो सेकंड सेल है ये होती है हमारी क्लैम्प, CLAMP, क्लैम्प यूनिकैरियोटिक सेल। ये सेकंड वाली जो है ये क्लैम्प यूनिकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, और ये जो फोर्थ वाली सेल थी, ये 1 और 3 से तो टर्मिनल डाइकैरियोटिक सेल बन गई। जो फोर्थ सेल है ये हमारी सब टर्मिनल यूनिकैरियोटिक सेल बना लेगी। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा जो माइसीलियम होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ऐसे। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये डबल, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये है हमारा क्लैंप, और यही इसी को हम, ये जो क्लैंप कनेक्शन वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इट इज जस्ट सिमिलर टू क्रोजियर सेल। ठीक है, जो हमने एस्कोमाइसिटीज में देखी थी, होमोलोगस टू क्रोजियर सेल। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर फिर सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद में यहां पर जो माइसीलिया होगा वो ऐसे होगा। उल्टा हो गया, ये होगा, ये फील्ड वाला होगा, ये ऐसे होगा, ये फील्ड वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेल डिवीजन होता है बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में या बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो बहुत ही कम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप की सेल्स के थ्रू है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। सबसे पहले अर्थ्रोस्पोर, ब्लास्टिक कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर। जो हमारे अर्थ्रोस्पोर्स होते हैं वो डी डाइकैरियोनाइजेशन के थ्रू बनते हैं। डाइकैरियोनाइजेशन मतलब हमारे एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अब इसको हम रिवर्स कर देंगे फिर से, और हमारी सेल ऐसे हो जाएगी, इसमें ये न्यूक्लियस और इसमें ये न्यूक्लियस, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो स्पोर्स बनते हैं उनको अर्थ्रोस्पोर कहते हैं। दूसरे बनते हैं ब्लास्टिक कोनिडिया से ये बनते हैं, और इसमें जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी ये डेवलप होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो उनको हम इंटरनल स्पोर्स कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अगर पूछ सकते हैं तो अर्थ्रोस्पोर के बारे में, प्लास्टिक कोनिडिया के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि एसेक्सुअल स्पोर किस किस के थ्रू होता है, तो अर्थ्रोस्पोर, और अर्थ्रोस्पोर्स कौन से होते हैं जिनमें, जो कि डी डाइकैरियोनाइजेशन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर नहीं, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती। तो इसमें कैसे होता है, जब कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो। देखो, जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो सबसे पहले फेवरेबल कंडीशंस का वेट करता है। फेवरेबल कंडीशंस आने पे जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो एग्रीगेट कर जाता है। कैसा कर जाता है, एग्रीगेट कर जाता है। ऐसे एग्रीगेट करने के बाद में वो अपनी क्लब शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के अंदर, जैसा कि मैंने पीछे पिक्चर में दिखाया था, फर्टाइल हाइफी होता है। कैसा होता है, फर्टाइल हाइफी, ये हम लिख लेंगे फर्टाइल हाइफी, फर्टाइल हाइफी। ठीक है, ये जो फर्टाइल हाइफी के जो टिप वाली सेल होती है, फर्टाइल
हाइफी की जो टिप सेल होती है वहां पर पहले क्या होगा, कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, मियोसिस के बाद में, अब मियोसिस हो गया तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स, फिर हैप्लॉइड सेल नहीं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, सेल नहीं न्यूक्लियस, NaOCl, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बाद में यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स, और वो बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट, और जर्मिनेशन के बाद में क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे प्राइमरी माइसीलिया, ठीक है, माइसीलियम की स्पेलिंग गलत हो गई, स्पोर बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, प्राइमरी, ये पूरा गलत हो गया, प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है बेटा। ये जो सीक्वेंस है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पेपर में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले कैरियोगेमी, आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, सबसे पहले कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, फिर बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर्स फिर लास्ट में क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, मतलब सेकेंडरी माइसीलियम से प्राइमरी माइसीलियम बनता है, ठीक है। इस सीक्वेंस को जरूर याद कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, सेकेंडरी माइसीलियम जो होगा वो सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, बेसिडियो कार्प, फर्टाइल हाइफी, ठीक है। उसके जो टिप सेल होगी वहां पर पहले कैरियोगेमी होगा, फिर मियोसिस होगा, फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, फिर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, फिर जर्मिनेशन होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस है इसमें सेकेंडरी, इस माइसीलियम से प्राइमरी माइसीलियम बनने का या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 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 बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सबसे पहले कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, फिर बेसिडियोस्पोर बनता है, फिर जर्मिनेट करता है वो, और फिर प्राइमरी माइसीलियम में बदल जाता है। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब इसके अंदर जो बेसिडियम बनते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके के बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ब्लास्टीडियम और फ्रेगमोब्लास्टीडियम। ब्लास्टीडियम कितने टाइप के हैं, 2 तरीके के, एक होलोब्लास्टीडियम और दूसरा फ्रेगमोब्लास्टीडियम। हाँ, तो यहाँ पे ब्लास्टीडियम जो है वो कितने टाइप के हैं, 2 तरीके के, होलोब्लास्टीडियम और फ्रेगमोब्लास्टीडियम, ठीक है। यह जो ब्लास्टीडियम होता है इसके अंदर जो स्टेराइल हाइफी होता है उसको सिस्टीडियम कहते हैं। स्टेराइल हाइफी को क्या बोलते हैं, स्टेराइल हाइफी को क्या बोलते हैं, सिस्टीडियम। ये बात भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, सिस्टीडियम, ठीक है। चलो बेसिडियम पे आते हैं। बेसिडियम 2 तरीके के हैं, होलोब्लास्टीडियम और फ्रेगमोब्लास्टीडियम। अब होलोब्लास्टीडियम और फ्रेगमोब्लास्टीडियम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, ये जो होलोब्लास्टीडियम होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड, ठीक है। इनके अंदर स्टेरिगमाटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, टिप सेल पे, एट टिप सेल। टिप सेल पे स्टेरिगमाटा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एक तो है गैस्ट्रोमाइसिटी, और दूसरा एग्जाम्पल है हाइमेनोमाइसिटी, ठीक है। गैस्ट्रोमाइसिटी एंड हाइमेनोमाइसिटी। और एक है डेक्रोमाइसिटी, डेक्रोमाइसिटी। डेक्रोमाइसिटी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिडियम बनता है वो यू शेप्ड होता है।
बेसिडियम कैसा होता है इसमें, यू शेप्ड, किसमें, डेक्रोमाइसिटी में, बेसिडियम यू शेप। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेगमोबेसिडियम पे। जो फ्रेगमोबेसिडियम होता है मियोसिस के बाद में वो सेप्टेट बन जाता है। कैसा हो जाता है, सेप्टेट, और वो मल्टी सेल्यूलर लगता है देखने में, वो सिंगल सेल नहीं लगता है, मल्टी सेल्यूलर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिडियम है वो क्या कर गया है, वो सेप्टेट हो गया है, ठीक है, उसमें सेप्टा बन गया है, तो इसलिए वो सिंगल की बजाय कैसा लगता है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इसके अंदर जो सेप्टा होते हैं, सेप्टा दो तरीके के होते हैं, एक तो लॉन्जिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, फ्रेगमोब्लास्टिडियोमाइसिटीज, फ्रेगमोबेसिडियोमाइसिटी और टेलियोमाइसिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स बना करके देख लेते हैं, अलग अलग बेसिडियम की स्ट्रक्चर। जो हमारा होलोब्लास्टिडियम होता है वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिडियम इस तरीके का होता है, ऐसे, और ये हमारे बेसिडियम लगे होंगे ये इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा हो गया, होलोब्लास्टिडियम, ठीक है। जो डेक्रोमाइसिटी है, डेक्रोमाइसिटी में मैंने क्या बताया था, यू शेप्ड होता है, तो वो यू शेप्ड इस तरीके से होता है, ये जैसे वो नहीं होती थी, हम 12th में प्रैक्टिकल करते थे ट्यूनिंग फोक, ऐसा सा होता है ये किस में होता है, डेक्रोमाइसिटी में, डेक्रोमाइसिटी, ठीक है। ट्रिमोलिया में कैसा होता है, ट्रिमोलिया, ट्रिमोलिया में कैसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होगी, और ये यहाँ पर इस तरीके से बेसिडियम लगे होंगे, स्पोर्स, ठीक है, इस तरीके से स्पोर्स लगे होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है यूरिकैलोरिया, यूरिकैलोरिया कैसे, यूरिकैलोरिया में कैसे होता है, ऐसे, पहले तो सेप्टेटेड ऐसे माइसीलियम बनेगा, ठीक है, ये ऊपर वाला होगा जो टिप पे होगा, इसके अंदर फिर यहाँ पे ऐसे स्पोर्स निकल रहे होंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। जो पक्सीनिया होता है उसमें जो स्पोर की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ये यहाँ से जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करके कैसे स्ट्रक्चर ऐसे है, ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगी, और इसके ऊपर स्पोर्स लग जाएंगे, स्पोर ऐसे, ये स्पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोमाइसीलियम, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना इसको बोलते हैं प्रोमाइसीलियम। तो प्रोमाइसीलियम किस में मिलता है, पक्सीनिया के बेसिडियम में, ठीक है। और जो हमारी अस्टिलगो होता है, अस्टिलगो के अंदर कैसे होता है, वो ऐसे बनते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये अस्टिलगो, ये बेसिडियम की स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये कैसे होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, हैप्लोइड सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। बेसिडियो स्पोर्स कैसे स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं,
तो कैसे है ये? हैप्लॉइड, सिंगल सेल्ड, ठीक है। अब ये कलरफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इसमें याद करने वाली इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मे बी वालों के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। इन बेसिडियोस्पोर्स में 2 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको एपिस्पोर कहा जाता है और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। जो गैनोडर्मा है उसके अंदर इनर लेयर स्पाइनी होती है और आउटर लेयर जो होती है वो स्मूथ होती है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसके जो बेसिडियोस्पोर हैं गैनोडर्मा मशरूम के, उनके जो इनर लेयर होती है वो स्पाइनी होती है और आउटर लेयर स्मूथ होती है। किसमें? गैनोडर्मा में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि गैनोडर्मा का जो स्पोर होता है उसके अंदर की जो लेयर होती है वो स्पाइनी होती है और जो आउटर लेयर होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है। अब जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को रखते हैं जिसको कि हम बोलते हैं हाइलर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? हाइलर अपेंडिक्स। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं इनका रिलीज होने का एक तरीका होता है, ठीक है। और ये दैट वाज गिवन बाय, ये हमारा क्या है? बेसिडियम, ठीक है। इस बेसिडियम के ऊपर क्या लगा होता है? स्टेरिगमेटा। ये क्या हो गया? स्टेरिगमेटा, ठीक है। इस स्टेरिगमेटा के ऊपर ऐसे बेसिडियोस्पोर होता है। ये बेसिडियोस्पोर है। ये क्या है? बेसिडियोस्पोर, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइलर अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो हाइलर अपेंडिक्स होता है यहां पर एक ड्रॉप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ड्रॉप, ठीक है। इसको बुलर ड्रॉप कहते हैं। इस ड्रॉप को क्या बोलते हैं? बुलर ड्रॉप। जब ये बुलर ड्रॉप बस्ट करती है तब यहां से बेसिडियोस्पोर रिलीज होता है। कैसे रिलीज होते हैं? जब ये बुलर ड्रॉप बस्ट करती है। कैसे? देखो, जैसे कि हमारा बेसिडियोस्पोर है, इसके ऊपर हमारी ये बुलर ड्रॉप बन गई, ठीक है। ये बुलर ड्रॉप प्रेशर के थ्रू फट जाएगी, ठीक है। फट जाएगी तो क्या होगा? इसके अंदर से ऐसे स्पोर्स निकल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं हिलर अपेंडिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिलर अपेंडिक्स। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बेसिडियोस्पोर जो रिलीज होता है वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? हिलर अपेंडिक्स होती है और इसमें बुलर ड्रॉप पाई जाती है जो कि प्रेशर के साथ फटती है और वहां से बेसिडियोस्पोर्स रिलीज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ना, अब हम चलते हैं क्लासेस के ऊपर, बेसिडियोमाइकोटा की क्लासेस के ऊपर। जो बेसिडियोमाइकोटा होता है उसके अंदर 3 क्लासेस पाई जाती हैं। एक तो टेलियोमाइसिटीज, हाइम्नोमाइसिटीज और गैस्ट्रोमाइसिटीज, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिडियोमाइकोटा का वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। क्या किस किस चीज पे बेस्ड है? ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बेसिडियोकार्प और उनके डेवलपमेंट। मतलब बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट कैसा है, उसके अंदर बेसिडियोकार्प प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा कि जो बेसिडिया है, बेसिडियम है या बेसिडियो है ना, वो कैसे हैं? वो सेप्टेट हैं कि नहीं है। बेसिडियोस्पोर का जो डिस्चार्ज, स्पोर्स को डिस्चार्ज करने का जो मैनर है वो कैसा है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनके बेसिस पे बेसिडियोमाइकोटा का क्लासिफिकेशन किया गया। तो चलिए अब हम क्लासेस पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारी है टेलियोमाइसिटीज। टेलियोमाइसिटीज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट इज यूरिडिनियल्स एंड सेकेंड इज अस्टीलेगिनियल्स, ठीक है। यूरिडिनियल्स और अस्टीलेगिनियल्स, ये दोनों जो होते हैं ये पैथोजेनिक फंजाई हैं। कैसे फंजाई हैं? पैथोजेनिक, यानी कि ये डिजीज कोज करते हैं। अब डिजीज कोज कौन कौन सी होती है? एक तो रस्ट करते हैं और एक स्मट करते हैं। जो रस्ट करने वाले फंजाई होते हैं उनके अंदर स्टेरिगमेटा प्रेजेंट होता है और जो स्मट वाले होते हैं उनके अंदर स्टेरिगमेटा एब्सेंट होता है। मतलब एस में एस एब्सेंट है, यानी कि स्मट स्टेरिगमेटा नहीं शो करता। जो रस्ट वाला है उसके अंदर स्टेरिगमेटा होता है।
एज यूजुअल जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं उनके अंदर बेसिडियोकार्प नहीं पाया जाता, तो रस्ट और स्मट फंजाई के अंदर बेसिडियोकार्प नहीं होगा। माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, सेपरेट होगा, और उसके अंदर डोलीपोर सेप्टा नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं उनके अंदर नॉर्मल सेप्टा होता है, तो डोलीपोर सेप्टा एब्सेंट रहेगा टेलियोमाइसिटीज के मेंबर्स में। अब इनके अंदर क्लैंप कनेक्शन भी नहीं मिलता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि टेलियोमाइसिटीज के अंदर क्लैंप कनेक्शन नहीं होता। अब स्पोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, देखो इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक स्पोर होता है जिसको कि हम टेलियोस्पोर कहते हैं। टेलियोस्पोर जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है और रेस्टिंग स्पोर होता है। बाइन्यूक्लिएटेड रेस्टिंग स्पोर होता है, ठीक है। देखो हम टेलियोस्पोर बनाना देख लेते हैं कैसे। ये है हमारा टेलियोस्पोर। टेलियोस्पोर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये थिक वॉल्ड है, ये थिक ऐसे, ये थिक वॉल्ड है, ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड और रेस्टिंग स्पोर है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेट कर जाता है और इसके अंदर ये जर्म ट्यूब निकल आती है, ठीक है। जर्म ट्यूब निकलने से पहले यहां पर क्या होता है, कैरियोगेमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे, अब ये एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब कैरियोगेमी के बाद में ये जो 2n न्यूक्लियस है ये अब मियोसिस करेगा और मियोसिस के बाद में क्या बनाएगा, मियोस्पोर। क्या बनाएगा, मियोस्पोर्स। और जो मियोस्पोर्स होंगे इस ट्यूब के अंदर वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे, सारे हैप्लॉइड होंगे, क्यों, मियोसिस हो गया, तो ये हमारे हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब यही मियोस्पोर आगे चल के यहां पर जहां पर सेप्टा है मियोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। यहां पर मियोस्पोर का बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, सॉरी यहाँ पे मियोस्पोर्स हो गया, मियोस्पोर से हैप्लॉइड बन गए और यहाँ पर ये बेसिडियोस्पोर बन गए। ध्यान रखना बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोकार्प एब्सेंट होता है, कंफ्यूजन नहीं लेना बिल्कुल भी फालतू का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं उनमें बेसिडियोकार्प नहीं होता है, ठीक है। डोलीपोर सेप्टा भी एब्सेंट होता है, उसमें क्लैंप कनेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। जो रस्ट फंजाई होते हैं उसमें स्टेरिगमाटा प्रेजेंट होता है और स्मट वाले जो होते हैं उनके अंदर स्टेरिगमाटा एब्सेंट होता है, ठीक है। ये जो टेलोमाइसिटी है इसका जो ऑर्डर है यूरिडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूरिडिनेल से। ओके, ये जो यूरिनिडेल्स के मेंबर्स होते हैं वो सब रस्ट डिजीज कोज करते हैं। कैसे डिजीज कोज करते हैं, रस्ट डिजीज। कहाँ पे, एंजियोस्पर्म पे, जिम्नोस्पर्म्स पे, फर्न्स पे और टेरिडोफाइट्स पे। तो बेटा इस लाइन पे भी मैंने क्वेश्चन देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का। अब जो रस्ट स्पोर्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, इसीलिए वो जंग की तरह लगता है, इसीलिए इसको रस्ट डिजीज कहा जाता है। इसके अंदर 5 तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, यहाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ठीक है। इसमें 5 तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, कौन से, पिक्नियोस्पोर या फिर उनको स्पर्मेटिया भी कहते हैं, एसियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर, टेलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। यहाँ पर ये 4 तरीके के 5 तरीके के स्पोर्स होते हैं। जो पिक्नियोस्पोर्स होते हैं उनको जीरो स्पोर्स कहा जाता है, क्योंकि पिक्नियोस्पोर के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे पियर्सन जब इन्होंने 1800 में इसको डिस्कवर किया था। तो इसको जो पिक्नियोस्पोर जो होता है उसको जीरो स्पोर कहा जाता है। उसके बाद में एसियोस्पोर होता है, फिर यूरिडिनोस्पोर को सेकेंड कहा जाता है, टेलियोस्पोर को थर्ड स्पोर और बेसिडियोस्पोर को फोर्थ स्पोर क्या कहा जाता है। और यही इनका सीक्वेंस, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना। देखो याद करने का बिल्कुल इजी तरीका है। गर्ल्स जब भी फोटो खिंचाने बैठती है, सेल्फी करने बैठती है, तो उनको क्या होता है, एकदम से पाउट बन जाता है ना। तो बस ऐसे ही याद रखो, इसके स्पोर्ट्स का नाम पाउट बना। देखो ऐसे PAUT, पाउट बना। पिक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पाउट बना, ठीक है। इसी सीक्वेंस में इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब किसी भी फंजाई में ये 5 स्पोर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ये पांचों स्टेजेस पाई जाएंगी, पांचों टाइप के स्पोर्स पाए जाएंगे। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें कि पांचों स्टेजेस होती हैं, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें कि पांचों टाइप के स्पोर्स नहीं होते हैं। तो जिन फंजाई में पांचों टाइप के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उन फंजाई के अंदर जो साइकिल होता है उसको हम मैक्रोसाइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइकिल। मतलब जो फंजाई इन पांचों स्टेजेस को रखता है, पांचों टाइप के स्पोर्स को रखता है अपनी लाइफ साइकिल में, उसको बोलते हैं मैक्रोसाइकिल। और जिस फंजाई के अंदर ये पांचों स्पोर्स साइकिल में नहीं होते हैं, कोई भी एक मिसिंग होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइकिल। तो मैक्रोसाइकिल का एग्जाम्पल है हमारा पक्सीनिया ग्रामिनिस, और माइक्रोसाइकिल का एग्जाम्पल है हमारा पक्सीनिया माल्वेसियरम। ठीक है, माल्वेसियरम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्रोसाइकिल किस में होता है, माइक्रोसाइकिल किस में होता है। माइक्रोसाइकिल उन फंजाई में होता है जिसमें कि पांचों टाइप के स्पोर्स बनते हैं हमारे, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, और इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रामिनिस। और माइक्रोसाइकिल ऐसे फंजाई में होते हैं जिसमें कि कोई भी एक स्टेज मिसिंग होती है, ऐसा हमारा फंजाई कौन सा है, पक्सीनिया माल्वेसियरम। अब ये जो रस्ट फंजाई होते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के ऊपर भी करते हैं, दो होस्ट पे भी करते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो ऐसे फंजाई, ऐसे रस्ट फंजाई जिनमें कि केवल एक ही होस्ट होता है उनकी पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब एक ही होस्ट के ऊपर वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को स्पेंड कर देते हैं, ऐसे फंजाई को हम बोलते हैं ओटोशियस फंजाई। कैसे? ओटोशियस फंजाई। ठीक है, एग्जाम्पल पी एस्पेरागी, पक्सीनिया एस्पेरागी, पक्सीनिया हेलियंथस। हेलियंथस और एस्पेरागी, यानी कि हेलियंथस और एस्पेरागी जो हैं वो कैसे हैं, ओटोशियस। ओटोशियस मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल एक ही होस्ट के ऊपर होती है। फिर कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें कि होस्ट जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। जब होस्ट एक से ज्यादा होते हैं किसी भी फंजाई के, तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम हेट्रोशियस कहते हैं, या फिर ऐसे फंजाई को हम हेट्रोसियस फंजाई कहते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो होस्ट जिसके ऊपर सेक्सुअल स्टेज होती है किसी भी फंजाई की, उसको तो प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंजाई में जो एम्फेसिस दिया जाता है वो मेन किस पे दिया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेजेस होती हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए उसको परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं, है ना। तो जहां पर परफेक्ट स्टेज होगी, यानी कि सेक्सुअल स्टेज होगी जिस भी होस्ट में, उस होस्ट को प्राइमरी होस्ट कहा जाएगा, और जहां पर एसेक्सुअल स्टेज होगी उसको सेकेंडरी होस्ट कहा जाएगा या फिर ऑल्टरनेटिव होस्ट कहा जाएगा। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है कि अगर सिर्फ एक होस्ट पे साइकिल हो रही है उनकी पूरी की पूरी तो उसको ओटोशियस फंजाई कह देंगे। अगर एक से ज्यादा होस्ट है तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोशियस फंजाई। ठीक है, अब प्राइमरी होस्ट कौन सा होगा, जहां पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर रहे होंगे, और सेकेंडरी होस्ट या फिर ऑल्टरनेटिव होस्ट कौन सा होगा, जहां पर कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये हमारे हेट्रोशियस फंजाई हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा होस्ट है। ठीक है, तो ये प्राइमरी होस्ट की लिस्ट है और ये सेकेंडरी होस्ट की। तो हेट्रोशियस फंजाई में सबसे पहले हमारा पक्सीनिया ग्रामिनिस। पक्सीनिया ग्रामिनिस का प्राइमरी होस्ट कौन होता है, घास, मतलब यहाँ पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और सेकेंडरी जो होस्ट होगा वो कौन होगा, बारबरी। क्यों? यहाँ पर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दूसरा है पक्सीनिया सोर्गी। पक्सीनिया सोर्गी का प्राइमरी होस्ट जो है वो मेज है, और सेकेंडरी कौन है, ऑक्सैलिस स्ट्रिक्टा। पक्सीनिया पेनिसिटा, पेनिसिटा वाला जो है वो प्राइमरी होस्ट कौन सा है उसका, बाजरा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाजरा पे करेगा वो, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ब्रिंजल पे करेगा। ठीक है, बीबी पेनिसिटा। क्रोनोटियम रिबिकोला, जो क्रोनोटियम रिबिकोला है उसका प्राइमरी होस्ट है राइब्स, और सेकंड है पाइनस स्ट्रोबस। फिर हमारा एग्जाम्पल है यूरिडिनोप्सिस ओस्मुंडा। यूरिडिनोप्सिस ओस्मुंडा का जो प्राइमरी होस्ट है वो ओस्मुंडा है, और सेकेंडरी जो है वो एबिस बाल्सेनिया है। ठीक है, यूरोमाइसिस स्पीसी, यूरोमाइसिस स्पीसीज का प्राइमरी होस्ट पी है और सेकेंडरी यूफोबिया है। तो इस लिस्ट को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। इसमें से पक्सीनिया ग्रामिनिस का हमारा सब्जेक्ट में
हमारे सिलेबस में डिटेल्ड है, ठीक है, जिसका कि प्राइमरी होस्ट घास है और सेकेंडरी होस्ट बर्बरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर जो हम स्पोर्स पढ़ रहे थे, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि ये जो टेलियोस्पोर्स होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो टेलियोस्पोर्स में होती है, ठीक है। तो अब आपको इस चीज से आइडिया लग गया होगा, टेलियोस्पोर अगर सेक्सुअल स्पोर्स हैं तो ये कहाँ पे होंगे, ये प्राइमरी होस्ट पे होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो चलिए अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये स्पोर्स हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको हम टेल्यूटो और टेल्यूटोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि ये है एक, ये इस तरीके का जो टेल्यूटोस्पोर होता है यूरोमाइस में पाया जाता है, यूरोमाइस, ठीक है। ये कैसा है, सिंगल सेल्ड, ठीक है। और ये कैसा है, स्टार्क। ये एग्जाम में पूछा जाता है टेल्यूटोस्पोर के बारे में, ठीक है। जो यूरोमाइस का जो टेल्यूटोस्पोर है वो स्टार्क्ड है और सिंगल सेल्ड है, ठीक है। पक्सीनिया का कैसा होता है, पक्सीनिया का ऐसे डम्बल शेप सा होता है, ऐसे स्टार्क होगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये ऐसे स्पोर होगा। तो ये पक्सीनिया का डबल सेल्ड किसमें, पक्सीनिया में, पक्सीनिया, ठीक है। ये ऐसे ये होता है पिलियोलेरिया में। ये एग्जाम्पल्स में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने ना एग्जाम्स में देखे थे। पिलियोलेरिया के अंदर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, पॉइंटेड सा थोड़ा सा, ठीक है। टेलियोस्पोर, ठीक है। यूरोफाइसिस के अंदर ऐसे होता है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है। फ्रैगमीडियम, फ्रैगमीडियम के अंदर इस तरीके का कुछ होता है, टेलियोस्पोर, डबल सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे। आप लोगों ने अगर किसी ने कीड़ा जड़ी का फोटो देखा होगा ना, तो कीड़ा जड़ी थोड़ी ऐसी सी लगती है, ठीक है। उसके तो इसके ये स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्रैगमीडियम, ठीक है। जो नाइसोस्पोर्स होते हैं, नाइसोस्पोरा, इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे, और इसके अंदर से स्पाइन से निकले हुए होते हैं नाइसोस्पोरा के अंदर, ठीक है। जो रेनिनेलिया है, रेनिनेलिया के अंदर एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है बड़ी सी, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनिशन टाइप सा कुछ होता है। ये टेलियोस्पोर्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको देख के आप बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाती हूँ, ठीक है। फिर हम इसके अंदर जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं उनके बारे में और उनकी परफेक्ट रस्ट जो फंजाई होता है उसकी जो स्टेज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, टेलियोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर का। चलिए अब चलते हैं आगे। जो ट्रेडिशनली इसके अंदर दो फैमिलीज होती हैं, ट्रेडिशनली इसमें कितनी फैमिलीज होती हैं, दो। एक कौन सी है, पक्सीनियेसी,
पक्सीनेसी और दूसरी है मिलोमैप्सोरेसी। मिलोमैप्सोरेसी, पक्सीनेसी, मिलोमैप्सोरेसी। जो मिलोमैप्सोरेसी होता है इसके अंदर जो टिलोटोस्पोर होता है वो सेसाइल होता है। ठीक है, कैसा होता है? सेसाइल होता है। क्या? टिलोटोस्पोर। टिलोटोस्पोर सेसाइल होता है, मतलब स्टेम नहीं होता है उसके अंदर। और इन स्पोर को क्या बोलते हैं? मिलैमसोरा। एग्जाम्पल है मिलैमसोरा का। जो पक्सीनिएसी के होते हैं टिलोटोस्पोर वो कैसे होते हैं? स्टाग होते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था। ठीक है, स्टाग्ड है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक तो पक्सीनिया और एक यूरोमाइस। ठीक है, ट्रेडिशनली इसके अंदर दो फैमिलीज थी, एक तो पक्सीनेसी और दूसरा मेलोमसोरेसी। मेलोमसोरेसी के अंदर सेसाइल टिलोटोस्पोर होते हैं, एग्जाम्पल था हमारा मेलोमोस्पोरा का। पक्सीनिएसी के अंदर स्टाउट होते हैं, इसका एग्जाम्पल था पक्सीनिया और यूरोमाइसिस। ठीक है, अब रिसेंटली इसके अंदर 4 फैमिलीज हैं। क्या है? 4 फैमिलीज। वो 4 फैमिलीज कौन सी हैं? एक तो है पक्सीनेसी। पक्सीनेसी के अंदर स्टाग्ड होता है टिलोटोस्पोर। और 3 है मिलैमसोरेसी, कोलियोस्पोरिएसी और थर्ड है क्रोनेओटिएसी। ठीक है, इसके अंदर सेसाइल है। जितने भी इम्परफेक्ट फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई मतलब है जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज है, वहां पे टेलियोस्पोर्स नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, अंडरस्टूड वाली बात है। ठीक है, इसके अंदर 4 जीनस है। एक यूरिडो, दूसरा कैमा, तीसरा एसिडियम, चौथा रोएसिलिया और 5वां पेरिडर्मियम। ठीक है, तो ये हमारा टेलिटोमाइसिटीज जो थी हमारी, टेलिटोमाइसिटीज के अंदर यूरिडिनेल्स थे, उसका पूरा हो गया कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे पक्सीनिया को स्टडी करेंगे डिटेल में, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पॉइंट आउट किया है, आपको बताया है लिखने के लिए, उनको अच्छे तरीके से लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी लोग आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मैं आपको जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।